आज क्योंकि बजट पेश हो चुका है मोदी 3.0 का, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं भारत 24 के साथ। डॉक्टर जितेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और साथ ही बधाई देती हूं। तीसरी बार सरकार बनाने के बाद आपकी तरफ से पहला बजट पेश किया गया है और उस बजट को ड्रीम बजट बताया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या कुछ उसमें सम्मिलित किया गया है जो कि विकसित भारत की झलक को दिखाता है? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि अब जैसे वित्त मंत्री जी ने तो अपने प्रायोरिटी एरियाज़ वहाँ चिन्हित करके दिखाया आपको 9 प्रायोरिटी एरियाज़, लेकिन एक सबसे बड़ी तसल्लीजनक बात जो मुझे भी विशेषकर व्यक्तिगत तौर पर भी संतुष्टि दे रही है कि ये फ्यूचरिस्टिक भी है, ऑप्टिमिस्टिक भी है, आने वाले समय को देखकर, भविष्य को देख करके, और उसकी सबसे नुमाया झलक है जो स्टार्टअप्स को बूस्ट दिया गया है। और चूँकि मैं ज़ाती तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर स्टार्टअप मूवमेंट को बड़े नज़दीक से फॉलो करता रहा हूँ, और हमने वो ज़माना भी देखा कि सन 2014 में जब भारत में केवल मात्र 350 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, बढ़कर के संख्या अब 1.5 लाख से ऊपर हो गई जब से प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप की नई पॉलिसी लाई। आज के इस बजट में कुछ एक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो बड़े बाजुर्रत हैं, बड़े साहसी हैं, और कुछ एक ऐसे निर्णय जो आउट ऑफ बॉक्स हैं। उदाहरण के तौर पर एंजल टैक्स को समाप्त करना जो पिछली सरकार लाई थी सन 2012-13 में, जिसके तहत अनलिस्टेड कंपनीज अपने शेयर बेच करके अपनी कैपिटल बढ़ाते हैं और वो जिस इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं वो उनके ऊपर फिर वो इनकम का टैक्स लगता है। अब जब वो समाप्त हो जाएगा तो ये जो हमारे नौजवान स्टार्टअप्स हैं ये उसी राशि को अपने काम धंधे को आगे बढ़ाने के लिए लगाएंगे, उसकी इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे। इसी प्रकार एक और निर्णय जो स्किल ट्रेनिंग का लिया गया है, उससे भी स्टार्टअप्स को लाभ पहुंचने वाला है कि लगभग 500 ऐसे कंपनीज आइडेंटिफाई किए जाएंगे, शनाख्त किए जाएंगे जो लगभग 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देंगे और मुआवजे के साथ, स्टाइपेंड के साथ, यानी एक तरह का पेड इंटर्नशिप कहा जा सकता है। 5,000 रुपया उनको हर माह दिया जाएगा, उनको स्किल ट्रेनिंग भी होगी, वो अपने स्टार्टअप से अपनी विशेष उसकी महारत भी हासिल कर सकते हैं, और इसकी सारी की सारी राशि सरकारी ख़जाने से, स्टेट एक्सचेकर से ना होकर के उसी कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR से होगी। तो बहुत ही इमेजिनेटिव ढंग से इस प्रकार की योजना का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप्ड होता है, जहाँ पे ये जिक्र आता है कि लगभग 1000 ऐसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको अपग्रेड किया जाएगा, ताकि जो आधुनिक मापदंड है, वैश्विक मापदंड, क्योंकि यदि भारत को 2047 की शिखर पर पहुँचना है तो हमें उन्हीं मापदंडों पर पूरा उतरना होगा जिसको सारी दुनिया मानती है, उसको लेकर के अपग्रेड करना, ताकि हम अपने नौजवानों को उसके लिए तैयार कर सके। मुद्रा लोन की 10 लाख से 20 लाख तक बढ़ा देना। मॉडल स्किल लोन एक अलग से उसकी शुरुआत की गई 7.5 लाख, और ये मान करके कि हर शहरी की भागीदारी रहे, हर नागरिक की भागीदारी है विकसित भारत के निर्माण में। तो महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ अलग से वुमेन डेवलपमेंट। तो मुझे लगता है कि इकोसिस्टम निर्माणित करने का प्रयास किया गया है। एक और बड़ी राहत डॉक्टर जितेंद्र, जिसका हर किसी को इंतजार था, जो टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स पेयर्स को राहत मिले, ये न्यू टैक्स रिजीम के जरिए इस बार करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये जो फैसला है, क्या इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जो शिफ्टिंग है वो बहुत स्मूथ रहे, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारी एम्प्लॉयज हैं जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन को स्मूथ करने का भी एक तरीका है कि ये रियायत इस बार दी गई है? नहीं, वैसे तो वित्त मंत्री ने कहा भी है कि आने वाले समय में जो हमारी टैक्स रजीम है या जो टैक्स की प्रणाली है उसका सरलीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। उसका क्या स्वरूप रहेगा अंततः वो अभी कहना बहुत आसान नहीं। लेकिन जहाँ तक ये संबंध है कि राशि कहाँ से आएगी, मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, विशेषकर पिछले 6-7 वर्षों में कुछ एक ऐसे निर्णय लिए हैं कि वो बाधाएं जाती रहीं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की। अब जब ऐसे स्पेस की हम बात करते हैं कि आज भी इस बजट में इस बात का जिक्र है कि आने वाले 10 वर्षों में हमारी स्पेस इकॉनमी 5 गुना बढ़ जाएगी, तो भला कैसे बढ़ेगी? वो पैसा कहाँ से आएगा? वो इस तरह से आएगा कि प्राइवेट सेक्टर के लिए 3 साल पहले इसे खोल दिया गया, और नतीजा ये हुआ कि मात्र 8 महीने में 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर 2023 में तक 1000 करोड़ रुपए का प्राइवेट निवेश हुआ है। और स्पेस सेक्टर में जहां एक स्टार्टअप हुआ करता था मात्र 2021 में, आज बढ़कर के 199 200 हो गए। और उसको बूस्ट देने के लिए सरकार की ओर से
1000 करोड़ का वेंचर फंड निर्धारित किया गया, लेकिन साथ ही साथ प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी रहेगी। तो एक इकोनॉमी को बड़ा होलसम स्वरूप में पेश करने का प्रयास किया गया है, जो फ्यूचरिस्टिक भी है और वही आशावादी भी है। दो और कैटेगरीज पर डॉक्टर जितेंद्र आपसे बात करना चाहूंगी। एक तो किसानों को लेकर, किसानों को कुछ ऐसे फैसलों की उम्मीद थी, थोड़ी निराशा है, खुशी है। हालांकि किसान संघ की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और इस बजट का उनकी तरफ से स्वागत किया गया है। किसानों को कैसे बदलते क्लाइमेट को लेकर जो चुनौतियां आती हैं वो उससे पार पाएं, जो आत्मनिर्भर ऑयल है, नेचुरल ऑयल सीड्स हैं, उनकी बात की जा रही है। तो ऐसे में किसानों के लिए जो फैसले लिए गए वो कितना लाभान्वित उनको लॉन्ग टर्म में करते हुए आपको नजर आ रहे हैं? जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि जो वित्त मंत्री ने 9 प्रायोरिटी एरियाज गिनवाए, उसमें सबसे पहले कृषि क्षेत्र था, प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर, और उसके तहत जो आगे बिंदु उन्होंने गिनवाए उनमें एक बहुत अच्छी झलक थी हमारी पारंपरिक तौर तरीकों की और आधुनिक टेक्नोलॉजी की। आज ज़माना है हाइब्रिड एग्रीकल्चर का, आज ज़माना है क्लाइमेट रेजिस्टेंट एग्रीकल्चर का। और ये भी जो मैं इससे पहले आपके प्रश्न के उत्तर में कह रहा था कि स्टार्टअप्स को लेकर के कहीं ना कहीं ये हमारे मन में बैठ गया था कि स्टार्टअप्स का अर्थ केवल आईटी तक सीमित रहता है, जबकि भारत में हमारा डोमेन एग्रीकल्चर है। और मुझे कहते हुए संतुष्टि भी है और हर्ष भी होता है कि हमारे ही विभाग के द्वारा CSIR विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण मंत्रालय के द्वारा एक बड़ा सफल प्रयोग हुआ, जिसका दुनिया भर में जिक्र किया जाता है, पर्पल रेवोल्यूशन, बैंगनी क्रांति। लेवेंडर कल्टीवेशन के माध्यम से एग्री स्टार्टअप्स का एक नया वर्ग उभर करके सामने आया है, जो लाखों में खेल भी रहा। और हमारे पहाड़ी राज्य, हिमालयन राज्य, जितने भी हिमालय की गोद में बसते हैं, वो उसका केंद्र है। तो कहने का तात्पर्य कि जो वैल्यू एडिशन होने वाली है, जैसे आज हम इकॉनमी नंबर 5 पर हैं, फिर हम 4 पर पहुंचेंगे, फिर हम 3 पर पहुंचेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तीसरी टर्म में तीसरी इकॉनमी होगी, तो उसकी वैल्यू एडिशन कहाँ से आएगी? वो वैल्यू एडिशन उन हमारे सरमायों से आएगी जो ना पूरी तरह से तलाशेंगे ना तराशेंगे, और उसमें एक सरमाया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर रहेगा। दूसरा ऑफ कोर्स दी कोस्टल एरियाज, जिसका जिक्र कभी और करेंगे। तो कहने का ये है, वो सेक्टर्स हैं जिनकी तरफ पिछली सरकारों ने बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। एक और सेक्टर है डिफेंस सेक्टर को लेकर मैं जरूर बात करना चाहूंगी सर आपसे, क्योंकि इंटरिम बजट में एक बड़ा ऐलान किया गया था। इस बार ये कहा जा रहा है कि डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा पिटारे में कुछ था नहीं। मैं चाहूंगी कि इसको लेकर आप समझाएं कि कैसे डिफेंस सेक्टर को लेकर नए ऐलान प्रावधानों के साथ आज के पेश हुए बजट में शामिल किए गए हैं। नहीं, वो मुझे लगता है कि इसलिए भी कि आम मानस को ये समझाने की आवश्यकता है, और सबसे अच्छा मीडियम तो आपका मीडियम रहेगा कि हम इस बजट को इन आइसोलेशन ना देखें। ये उसी का सीक्वल है जो वोट अकाउंट प्रस्तुत किया गया था कि जब भी इलेक्शन का साल होता है, इलेक्शन ईयर, तो उसमें पूरा बजट नहीं प्रस्तुत किया जाता जो आमतौर से होता है फरवरी मार्च में, क्योंकि नई सरकार बनती है, उसकी नई नीतियाँ होती हैं, नई प्राथमिकताएँ होती हैं, और लोकतांत्रिक प्रणाली का सम्मान करते हुए ये प्रेरोगेटिव आने वाली सरकार पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन काम चलाने के लिए कुछ एक प्राथमिकताओं को लेकर के बजट चलाया जाता है, तो उसमें डिफेंस का काफ़ी बड़ी मात्रा में उसका कंपोनेंट था। अब ये उसी की सीक्वल में देखा जाए तो आप देखेंगे कि जो शायद उस समय चूँकि चुनाव भी सामने थे, कुछ एक पहलू, ये कंपोनेंट जो उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए, स्टार्टअप का पहलू, वुमेन लेड डेवलपमेंट का पहलू, जिसके लिए 3 लाख करोड़ निर्धारित किए गए हैं, स्पेस का पहलू, आने वाले समय में स्पेस एक बड़ा अहम सेक्टर रहने वाला है, तो उनको सम्मिलित किया गया। तो हम इसको कुल मिलाकर के जब टोटलिटी में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि डिफेंस सेक्टर ऑलरेडी अकोमोडेटेड है इसमें। अब जाहिर है कि अलग अलग सेक्टर्स को जिस तरीके से प्रावधान और बजट में शामिल किया गया पैसा है, उससे वो बूस्ट करते हुए नजर आएंगे, और ये अर्थव्यवस्था को बूस्ट देते हुए फैसले जरूर दिखते हैं डॉक्टर जितेंद्र। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात जो कही जा रही है कि आज का पेश किया गया सरकार का जो बजट है वो कट कॉपी पेस्ट है, इसमें जनता के लिए कुछ भी नहीं है, ये विपक्ष का आरोप है। लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष के आरोपों में यह भी कहा जा रहा है कि अब की बार नायडू नीतीश सरकार। देखिए, इसका उत्तर 2 भाग में दिया जा सकता है। जहाँ वो कहते हैं कट कॉपी पेस्ट बजट है, तो शायद ठीक कहते हैं, उनकी कुछ एक चीज़ों को कट कर दिया गया है, कॉपी नहीं किया गया, कट किया गया। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण है एंजल टैक्स का। मुझे लगता है आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे लोगों की समझ में आएगा कितना बड़ा ये निर्णय है, और ये निर्णय जल्दबाजी में आनन फानन यूपीए सरकार ने लिया था, उसको आज कट कर दिया गया।
और दूसरा, जहाँ तक कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश का बजट है, तो मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश क्योंकि नया प्रदेश बना था और इसी सरकार के आने के बाद तेलंगाना राज्य का भी की स्थापना हुई थी, तो जाहिर है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट में केंद्र की भी जिम्मेवारी है कि उस नए प्रदेश को पुनः अपने आप को स्थापित करने के लिए सहयोग दे। मुझे लगता है कि इनफैक्ट ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस के सरकारों के दौरान केंद्र की ओर से राज्यों की उपेक्षा की जाती थी, ख़ासतौर से उन राज्यों की जहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकारें होती थी। मोदी जी ने तो उसके विपरीत एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, वहाँ भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हाँ उनकी ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर आप स्मरण करें कि जब मोदी जी स्वयं मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो किस तरह का रवैया व्यवहार था यहाँ केंद्र की कांग्रेस सरकार का उनके राज्य की सरकार के प्रति। उसके विपरीत उन्होंने एक नई किस्म की संस्कृति, नई किस्म को कल्चर जन्म देने का भी प्रयास किया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र, आपका समय देने के लिए और आज के बजट पर चर्चा करने के लिए। जाहिर है कि लोगों को लाभान्वित करने वाला ये बजट है।